ताबानी बड़ी तेज रफ्तारी से कार ड्राइव करते हुए उस झोंपड़ी की तरफ जा रही थी जहां वो कालिया को एक चारपाई से बांधकर लल्लू चौकीदार की निगरानी में देकर आई थी। वो अपने तौर पर एहतियात से काम कर रही थी। उसने जिस बंगले से फोन किया था वहां उसने आम टेलीफोन के जरिए डीजी धावन से बातें की थी। ये जानती थी कि रॉ के जासूस इस फोन का नंबर ट्रेस करके मालूम कर लेंगे कि वो कहां से फोन कर रही है, लेकिन हर जगह एहतियाती तदबीर काम नहीं आती। उसने लल्लू चौकीदार को समझने में गलती की थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी तवक्को के खिलाफ इस झोंपड़ी में बहुत कुछ हो चुका होगा। वो तकरीबन 1 घंटे की ड्राइविंग के दौरान में खेतों के दरमियान एक कच्चे रास्ते से गुजरते हुए उस झोंपड़ी से जरा दूर रुक गई। उस झोंपड़ी के सामने एक लैंड क्रूजर खड़ी हुई थी, मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। झोंपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर किसी की मौजूदगी का पता नहीं चल रहा था। उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज गई थी। उसने फौरन ही अपनी कार की हेडलाइट्स को बुझाया, फिर दरवाजा खोलकर झुकती हुई बाहर आई और उसी तरह झुकती हुई दौड़ती हुई एक करीबी खेत में खड़ी फसल के अंदर जाकर छुप गई। वो समझ रही थी इस लैंड क्रूजर में पुलिस वाले नहीं आए होंगे, जो भी आए होंगे उन्हें झोंपड़ी के अंदर होना चाहिए, लेकिन वहाँ ऐसी खामोशी थी जैसे कोई वहाँ मौजूद न हो। अगर वो सामने खड़ी हुई गाड़ी के अलावा किसी दूसरी गाड़ी में कालिया को वहाँ से ले गए होंगे तो इतनी महंगी लैंड क्रूजर को छोड़कर नहीं गए होंगे। कालिया और लल्लू चौकीदार ने बताया होगा कि वहाँ अभी वो आने वाली है, लिहाजा उसके इंतजार में झोंपड़ी को खाली छोड़कर दुश्मन उसकी घात में आसपास के खेतों में छुपे हुए होंगे। पूजा और मैं एक दूसरे से दूर फसलों के दरमियान थे। मैंने आने वाली कार की हेडलाइट्स बुझने के बाद कुछ फासले पर ऐसी आवाजें सुनी जैसे कोई फसलों के दरमियान से गुजर रहा है, जिसके बायस खड़ी फसलें एक दूसरे से टकराकर हल्का सा शोर पैदा कर रही थीं। मैंने ऊंची आवाज में कहा, अगर तुम कालिया को लाने वाले वही शख्स हो तो हम तुमसे दुश्मनी नहीं करेंगे, वरना हमारी दुश्मनी तुम्हें कितनी महंगी पड़ेगी इसका अंदाजा तुम झोंपड़ी के करीब जाकर कर सकते हो। उसके अंदर और बाहर तुम्हें 6 लाशें मिलेंगी। कालिया हमारी जरूरत है, इसलिए उसे कमरे में चारपाई पर बंधा हुआ छोड़ दिया है। अब तुम बताओ कि कालिया तुम्हारी जरूरत क्यों है? ताबानी ने कहा, तुम कालिया को हमारी जरूरत कह रहे हो, इसका मतलब है तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ और भी कई हैं। वो बोलती हुई फसलों के दरमियान इस बार जमीन पर लेटकर बड़ी एहतियात से रेंगती हुई एक तरफ जाने लगी, ताकि एक लंबा चक्कर काटकर झोंपड़ी के करीब पहुंचकर देख सके कि वाकई वहां कुछ लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं या नहीं। मैंने कहा, मुझसे ये न पूछो कि मैं अकेला हूँ या एक फौज के साथ हूँ, मेरी बात का जवाब दो। तुम कालिया को पुष्कर ट्रेनिंग सेंटर से अगवा करके क्यों लाए हो? ताबानी सोच रही थी कि उसे मुखातिब करने वाला तन्हा नहीं है। अगर वो जवाबन कुछ न कुछ कहती रहेगी, उस शख्स के साथ ही उसकी आवाज की समत आकर उसे गोलियों से भून डालेंगे। मैंने कहा, तुम खामोश रहकर भाग नहीं सकोगे। मैं तुम्हारी कार के करीब आ चुका हूँ, तुम्हें वापस भागने नहीं दूंगा। मेरी बातों के दौरान में वो जमीन पर रेंगती हुई मुझसे दूर और झोंपड़ी के करीब होती जा रही थी। ऐसे ही वक्त उसे चांदनी में पूजा दिखाई दी। पूजा उसे न देख सकी क्योंकि ताबानी उसकी पुश्त की तरफ आ रही थी। मैंने बुलंद आवाज से कहा, अगर तुम चाहते हो कि इन लाशों में तुम्हारी लाश का इजाफा न हो तो बात करो। तुम्हारी खामोशी से मक्कारी जाहिर हो रही है। पूजा, तुम जहाँ भी हो होशियार रहो और अपने चारों तरफ नजर रखो। मेरी बात का जवाब न दो, इसी तरह खामोश रहो। पूजा ने मेरी हिदायत के मुताबिक दाएं बाएं देखा, फिर पीछे देखने के लिए घूमना चाहती थी। उसी लम्हे ताबानी ने जमीन से उठते हुए उस पर छलांग लगाई, फिर उसे दबोचते हुए उसके रिवॉल्वर वाले हाथ को थाम लिया। बेइख्तियार पूजा ने चीख कर मुझे आवाज दी, फरमान। वो नीचे पड़ी हुई थी। ताबानी ने अपना रिवॉल्वर उसकी पेशानी से लगाकर कहा, खबरदार, अब अपने मुंह से आवाज न निकालना वरना। वो कहते कहते रुक गई, फिर बोली, तुमने अपने साथी का नाम लेकर पुकारा था, क्या उसका नाम फरमान है? मैंने अपनी जगह से चीख कर पूछा, पूजा क्या बात है, कोई खतरा है? ताबानी ने कहा, मेरी बात का जवाब दो, क्या फरमान पाकिस्तान से आया है? पूजा ने हाँ के अंदाज में जवाब दिया। उसने पूछा, क्या ये लेडी सर्जन आमना का बेटा है? पूजा ने फिर हाँ के अंदाज में सर हिलाया। ताबानी उसका रिवॉल्वर लेकर उस पर से उठ गई, फिर उसका हाथ पकड़कर उठाने के बाद बुलंद आवाज में बोली, फरमान, तुम्हारी पूजा मेरे गन पॉइंट पर है, लेकिन मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। क्या तुम यकीन करोगे कि मैं दुश्मन नहीं दोस्त हूँ? मैंने कहा, पूजा को मेरे पास भेज दो, मैं तुम्हें दोस्त मान लूंगा। ताबानी ने कहा, मैं पूजा को अभी तुम्हारे हवाले करूंगी, पहले अपनी माँ का नाम बताओ। मैंने कहा, डॉक्टर आमना खातून। झोंपड़ी के अंदर जो लंगड़ा चारपाई से बंधा हुआ है उसका नाम शमशीर सिंह कालिया है। मैं उसे यरगमाल बनाकर अपनी अम्मी को रॉ की कैद से रिहाई दिलाना चाहता हूँ। ताबानी ने कहा, मैंने भी तुम्हारी अम्मी को रिहाई दिलाने के लिए कालिया को अगवा किया है। क्या तुम यकीन करोगे कि मैंने तुम्हारी अम्मी से दुश्मनी का अंदाज इख्तियार किया था, उन्हें पाकिस्तान से अगवा करके लाई थी? मैंने पूछा, क्या तुम मर्द बनकर रहने वाली ताबानी हो? वो बोली, हाँ,
मगर अब तुम्हारी अम्मी की अजमत और हुस्न सलूक ने मुझे उनकी अकीदतमंद बना दिया है। मैं भी उन्हें अम्मी कहती हूँ। अगर तुम थोड़ी देर के लिए मेरी पिछली दुश्मनी भूल जाओ तो मैं अभी तुम्हारी अम्मी से बात करवा सकती हूँ। मैंने कहा, क्या वाकई तुम अम्मी से बात करवा सकती हो? वो बोली, हाँ, तुम्हारे यकीन तक मैं पूजा को गन पॉइंट पर झोंपड़ी के खुले दरवाजे के पास ले जा रही हूँ। वहाँ तुम हमें लालटेन की रोशनी में देखते रहोगे। मैंने देखा वो फसलों के दरमियान से निकलकर पूजा के साथ झोंपड़ी के दरवाजे पर आई, फिर मोबाइल के जरिए राब्ता करने लगी। मैं दबे कदमों चलता हुआ लैंड क्रूजर के पीछे आकर खड़ा हो गया। वो ऊंची आवाज में बोल रही थी, धावन साहब, आपके खुसूसी तैयारे में फोन की सहूलत जरूर होगी। मैं हर हाल में अपनी अम्मी से बात करना चाहती हूँ। उसने दूसरी तरफ से कुछ सुनकर कहा, ठीक है, मैं 10 मिनट के बाद आपसे राब्ता करूंगा। उसने फोन बंद करके ऊंची आवाज में कहा, फरमान, तुम्हारी अम्मी रॉ के डायरेक्टर जनरल के खुसूसी तैयारे में लंदन जा रही हैं। अभी 10 मिनट के बाद तुम उनसे बातें कर सकोगे। दरअसल रॉ वाले ये इल्जाम अपने सर नहीं लेना चाहते थे कि आलमी शोहरत रखने वाली हमारी अम्मी को अगवा करके भारत लाया गया है। कालिया के कामयाब ऑपरेशन के बाद वो अम्मी को हलाक करने का मंसूबा बना चुके थे। इसलिए मैंने कालिया को यरगमाल बनाकर उन्हें मजबूर कर दिया कि कालिया का ऑपरेशन भारत में नहीं इंग्लैंड में होगा और भारत पर अम्मी के अगवा करने का इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। उधर डीजी धावन ने तैयारे के अमले से कहा, अभी ताबानी नाम की एक औरत फोन करेगी, उसे डॉक्टर आमना से बात करने दी जाए। 10 मिनट के बाद ताबानी ने फोन किया। डीजी धावन ने उसे तैयारे का खुसूसी नंबर और फोन नंबर बताया। उसके मुताबिक ताबानी ने राब्ता किया। दूसरी तरफ से आमना की आवाज सुनाई दी। वो बोली, अम्मी, आपके लिए एक खुशखबरी है। फरमान से मुलाकात हो गई है, लेकिन वो मुझे आपका दुश्मन समझ रहे हैं। प्लीज आप उससे बात करके उसकी गलतफहमी दूर कर दें। आप फोन बंद न करें, अभी फरमान आपसे बात करेगा। उसने पूजा को मोबाइल फोन देकर कहा, जाओ इसे फरमान को दे दो। वो फोन लेकर गाड़ी के पीछे आई। मैंने बेचैनी से फोन को कान से लगाकर कहा, हेलो अम्मी, मैं फरमान बोल रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वो बोली, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे बेटे। ताबानी मुराद को रिहाई दिलाने के जुनून में मुझे भारत ले गई थी, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने मेरी जान बचाने के लिए रॉ के डीजी धावन को मजबूर कर दिया है कि कालिया का ऑपरेशन लंदन के अस्पताल में करूंगी। अभी मैं तैयारे में सफर कर रही हूँ। ताबानी से कहो मैं कल सुबह 9 बजे लंदन पहुँच जाऊंगी। मेरे यहाँ पहुँचने की तस्दीक करते ही वो कालिया को धावन के हवाले कर दे। मैंने कहा, मैं अभी ताबानी से कह देता हूँ। वो बोली, उसे नाम से न पुकारो, वो मेरी बेटी है और तुम्हारी बड़ी बहन है। मैंने कहा, मैं अपनी बहन को सर आंखों पर बिठाऊंगा। वो बोली, बेटे, ये लोग ज्यादा बातें करने की इजाजत नहीं दे रहे। आखिरी बात कहती हूँ, अपने अंकल को मेरे हालात से आगाह कर दो। अल्लाह हाफिज। फोन बंद हो गया। मैं पूजा के साथ गाड़ी के पीछे से चलता हुआ ताबानी के करीब आया, फिर मुस्कुरा कर बोला, हम अपनी बड़ी बहन को आपा या बाजी कहते हैं, मैं आपको क्या कहूँ? वो जवाबन मुस्कुरा कर बोली, दीदी। मैंने आगे बढ़कर उसे दीदी कहते हुए गले लगाया। वो बोली, मेरे माता पिता का देहांत हो गया था, मेरा कोई अपना रिश्तेदार नहीं था। 3 बरस पहले मुराद मिला, अब एक अजीम हस्ती मेरी माँ है और तुम्हारे जैसा एक दलेर भाई है। मैंने कहा, एक छोटी बहन भी है। वो बोली, हाँ, याद आया, जब मैं अपनी हिमाकत से अम्मी को अगवा कर रही थी तो उन्होंने एक मासूम सी लड़की को अपनी बेटी कहा था। क्या नाम है उसका? मैंने कहा, आबदा। हम उसे आबी कहते हैं। अम्मी ने अभी फोन पर कहा है कि मैं अंकल हाशिम को उनके हालात से आगाह कर दूं। वो मुझसे फोन लेकर बोली, उसे मैं किसी से छीन कर लाई हूँ, उसकी चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई होगी तो रॉ वाले सैटेलाइट के जरिए तुम्हारी और अंकल हाशिम की गुफ्तगू रिकॉर्ड कर सकते हैं। तुम मेरे फोन पर उनसे राब्ता करो। उसने अपना मोबाइल दिया। मैंने अंकल हाशिम से राब्ता करके उन्हें अम्मी के मौजूदा हालात बताए। उन्होंने कहा, बेटे फिक्र न करो, मैं तमाम मसरूफियात छोड़कर सुबह की फ्लाइट से लंदन जाऊंगा। तुम भारत के वक्त के मुताबिक बाजी आमना के लंदन पहुंचने की तस्दीक करो, फिर उनसे पूछकर बताओ कि वो लंदन के किस अस्पताल में कालिया का ऑपरेशन करेंगी। मैंने कहा, अंकल, मैं ताबानी के मुतालिक बता चुका हूँ, अब वो अम्मी की बेटी और मेरी दीदी हैं। मुराद भाई को आप हर कीमत पर रिहाई दिलाएंगे। वो बोले, फोन ताबानी को दो। मैंने उसे फोन दिया। वो उसे कान से लगाकर बोली, हेलो, मैं ताबानी हूँ। अंकल हाशिम ने कहा, तुम सिर्फ बाजी की नहीं, अब मेरी भी बेटी हो। मुराद अब मेरा दामाद है, तुम उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ, मैं उसे हर कीमत पर जेल से निकाल कर तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। वो खुश होकर बोली, अंकल, मैं किस जबान से शुक्रिया अदा करूं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक नई दुनिया में आ गई हूं और नए मोहब्बत करने वाले रिश्तेदारों के साथ एक नई जिंदगी गुजार रही हूं। वो बोले, अल्लाह ने चाहा तो अब तुम मुसर्रतों से भरपूर जिंदगी गुजारोगी। ताबानी बोली, अंकल, इस देश के हर एयरपोर्ट पर सख्ती से मेरे लिए फरमान और पूजा के लिए पाबंदियां होंगी, हमें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हाशिम ने कहा, नो प्रॉब्लम बेटे,
मैं कल रात या परसों सुबह लंदन पहुंचकर कालिया के लिए मौत बनने की धमकियां दूंगा तो रॉ वाले तुम तीनों को लंदन आने से नहीं रोक सकेंगे। ताबानी ने कहा, शुक्रिया अंकल। गुफ्तगू खत्म होने पर ताबानी ने फोन बंद किया, फिर मुझसे कहा, अंकल बहुत जबरदस्त हैं, हम परसों तक लंदन जा सकेंगे। हम बातें करते हुए झोंपड़ी के अंदर दूसरे कमरे में आए। वहाँ कालिया चारपाई से बंधा हुआ था। मेरे साथ ताबानी को देखकर सहम गया। मैंने लंदन में उसके एक घुटने की हड्डियां तोड़ी थी और ताबानी ने उसका इलाज होने से पहले ही अगवा किया था। वो ऐसे सहमा हुआ था जैसे अब मौत आने वाली है। बम के धमाके से भी वो राजा नवाज को हलाक करने में नाकाम रहे थे। पहले तो ये खुशफहमी थी कि वो मर चुका है। अमीर हमजा ने टीना को फोन पर धमकी दी कि उसे अगवा करेगा तो नेक बख्त और खुफिया हाथ को राजा की मौत का और भी यकीन हो जाएगा। उनके ख्याल में अब एक ही दुश्मन हमजा रह गया था। उसकी तरफ से कोई खास परेशानी नहीं थी क्योंकि खुफिया हाथ ने अमीर हमजा के तमाम अहम जराए और उसे मिलने वाली खुफिया इमदाद को खत्म करके उसे कमजोर बना दिया था। खुफिया हाथ की जितनी खुफिया एजेंसियां थी उनमें टीना वक्त जरूरत बड़े बड़े कारनामे अंजाम देती रही थी। वो बड़ी चालबाजियों से खुफिया हाथ के मुखालिफिन को मौत के घाट उतार देती। राजा नवाज भी उसके हाथों दूसरी दुनिया में पहुंचने वाला था, लेकिन इत्तेफाकन खुशकिस्मती से बच निकला था। खुफिया हाथ उससे बहुत खुश रहता था। उसे जिस मुल्क की खुफिया एजेंसी में अहम मिशन के लिए भेजता था वहाँ टीना की हैसियत सबसे आला ओहदेदार की हुआ करती थी। दुनिया के हर मुल्क में उसकी हिफाजत करने के जबरदस्त इंतजामात हुआ करते थे और कितने ही खतरनाक मुजरिम मातहतों की हैसियत से उसके अहकामात की तामील किया करते थे। अमीर हमजा ने फोन पर उसे धमकी दी थी। वो बज़ाहिर खौफजदा हो गई थी, लेकिन ये सोचकर परेशान हो गई थी कि पहली बार उसका शिकार जिंदा कैसे बच गया। वो नाकाम होकर ऐसी प्लानिंग करना चाहती थी कि हमजा या राजा जवाबी कार्रवाई करें तो इस बार जिंदा न जा सकें। उसे मास्क मेकअप में महारत हासिल थी। उसने कितनी ही हसीन औरतों के मास्क बनवा कर रखे थे। जरूरत के वक्त वो खुद ही महारत से मेकअप करके अपनी शख्सियत तब्दील कर लेती थी। फोन पर हमजा की धमकी सुनने के बाद उसने मास्क मेकअप किया, फिर उस रिहाइश गाह को छोड़ दिया था। वो सिर्फ खुफिया हाथ को बराह रास्त बताती थी कि वो कहाँ जा रही है और अब क्या करने वाली है। दूसरे दिन के अखबारात से पता चला कि राजा नवाज उसके बिछाए हुए मौत के जाल से निकल गया है। उसकी जगह कोई दूसरा बम ब्लास्ट में मारा गया है। खुफिया हाथ ने उसे फोन पर बताया था कि राजा ने उस सफीर को भी हलाक करने की धमकी दी है जिसने उसके बाप बनने का नाटक किया था। वो बोली, सर आप तमाम मीडिया के जरिए ये मुश्तहिर करें कि पहले अमीर हमजा ने टीना को अगवा करने की धमकी दी थी। उसी रात से टीना लापता है और अब राजा नवाज ने सफीर को धमकी देते वक्त कहा है कि वो खा कितनी ही सख्त सिक्योरिटी में रहे उसे 24 घंटे के अंदर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। खुफिया हाथ ने कहा, मैं समझ गया हूँ, तुम मेरा एक बोझ कम करना चाहती हो। ये जानती हो कि मैंने उस शख्स को मसलहतन सफीर बनाकर भेजा है। तुम मेरी इस मसलहत से फायदा उठाओगी। इन दोनों धमकियों को मुश्तहिर किया जाए। इस मंसूबे के मुताबिक हमजा और राजा की दी हुई धमकियों को तमाम मीडिया के जरिए खूब उछाला गया और ये पूरे वसूख से कहा गया कि हमजा ने अपनी धमकी पर अमल करते हुए टीना को अगवा किया है। राजा नवाज भी सफीर को जरूर कत्ल करेगा। अगरचे सफीर की हिफाजत के लिए सख्त इंतजामात किए गए हैं, फिर भी 24 घंटे पहले सफीर को उस मुल्क से बाहिफाजत बाहर भेज दिया जाएगा। और ये खबर भी शाया की गई कि हमजा और राजा ने पूरे मुल्क का अमन सुकून बर्बाद किया है। गैर मुमालिक से जाली पासपोर्ट के जरिए दहशतगर्द आते हैं और उन दोनों के अहकामात के मुताबिक तखरीबी कार्रवाइयों के जरिए कत्ल गारत गरी जारी रखते हैं। अब तो गैर मुल्की सफीर खाने भी उनसे महफूज नहीं रहे। दूसरी सुबह वो सफीर सख्त सिक्योरिटी में अपने दफ्तर आया। राजा नवाज ने उसके सेक्रेटरी से कहा, अपने साहब से कहो राजा नवाज बात करना चाहता है। सेक्रेटरी ने कहा, सॉरी, हमें हुक्म दिया गया है कि हम तुम्हारे और अमीर हमजा के फोन का कोई जवाब न दें। उनकी आवाज सुनते ही फोन बंद कर दें। राजा ने कहा, फोन बंद करोगे तो तुम्हारे साहब की सांसें बंद हो जाएंगी, लेकिन सेक्रेटरी ने फोन बंद कर दिया। राजा ने अपना मोबाइल फोन बंद करते हुए कहा, सेक्रेटरी ने फोन बंद कर दिया है, ऊपर से अहकामात सादिर हुए हैं कि हम दोनों की आवाजें सुनते ही फोन बंद कर दें। हमजा ने कहा, टीना को कहीं गायब कर दिया गया है और उसके अगवा का इल्जाम मुझ पर आयद किया जा रहा है। वो बड़ी चालबाजी दिखा रहे हैं। राजा नवाज बोला, हमने नेक बख्त को चैलेंज किया था कि कौमी खजाने से लिए हुए अरबों रुपए वापस करे और अवाम के सामने करप्ट सियासतदान होने का एतराफ करे। उसके जवाब में तमाम मीडिया के जरिए तुम पर टीना के अगवा का इल्जाम लगाया जा रहा है।
और हमें दहशतगर्द साबित करने की कोशिशें की जा रही हैं। अमीर हमजा ने कहा, कोई बात नहीं, गॉडफादर हाशिम के मातहतों ने अखबारात वालों को उनकी बीवी और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी हैं, इसलिए वो खौफजदा होकर हमारे तरदीदी बयानात शाया करते हैं। शाम के अखबारात, रेडियो और टीवी ने ये खबर मुश्तहर की कि राजा नवाज ने भी अपनी धमकी पर अमल कर लिया। वो सख्त पहरे के बावजूद 24 घंटे से पहले ही सफीर को कत्ल कर चुका है। वो अपने दफ्तर में मुर्दा पाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसने दफ्तर काम करने के दौरान में जो चाय पी थी उसमें जहर मिलाया गया था। जिस चपड़ासी ने वो चाय लाकर सफीर के सामने रखी थी वो फरार हो गया है। दूसरे दिन के अखबारात में हमजा और राजा की तरफ से बयानात शाया हुए कि जिस तरह मगरमच्छ पानी के बगैर नहीं रह सकते, उसी तरह नेकबख्त और काशिफ अकबर जैसे मगरमच्छ सियासतदान झूठ और फरेब के बगैर नहीं रह सकते। उन्होंने टीना को अगवा नहीं किया है, उन पर झूठा इल्जाम लगाने और अवाम को फरेब देने के लिए उसे कहीं छुपा दिया है। वो दोनों सियासतदान खुफिया हाथ के इशारों पर नाच रहे हैं। खुफिया हाथ के लिए वो सफीर गैर जरूरी था, लिहाजा उसे जहरीली चाय पिलाकर मार डाला गया और उस बेचारे चपड़ासी को भी बड़ी राजदारी से ठिकाने लगा दिया गया है। अगर वो किसी ठोस सबूत के बगैर ऐसा कह रहे हैं तो खुफिया हाथ और उसके चमचे सियासतदानों के पास भी उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इस तरह पाकिस्तानी कौम उलझ रही है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। वो अपने हम वतनों से सिर्फ ये चाहते हैं कि इन करप्ट सियासतदानों के पिछले आमाल को याद करें। उनसे एक ही मुतालबा करें कि उन्होंने अपने अपने दौरे हुकूमत में खुद कर्जे लिए और अपनी अपनी पार्टी के अहम लीडरों को कर्जे दिलाए हैं। वो तमाम अरबों रुपए कौमी खजाने में जमा करें, फिर इलेक्शन में हिस्सा लें। हम पेशगोई करते हैं कि वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। अगर कौम का खजाना खाली करने वालों का मुहासबा न किया गया तो उसका मतलब ये होगा कि वो सब उन्हें वोट देकर आइंदा भी डाकुओं के लिए अपने घर के दरवाजे खुले रखते हैं। अगर इंसान बाशऊर हो, अपने मुल्की और गैर मुल्की हालात से बराबर वाकफियत रखता हो तो सच बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन सियासत में सबसे पहली चालबाजी ये होती है कि अवाम को नाखानदा और बेखबर रखा जाए। हजारों लाखों स्कूल खोले जाएं मगर उन स्कूलों की कभी छतें गिरती हैं, कभी उस्तादों की तनख्वाहें कई माह तक न दी जाएं ताकि प्राइवेट महंगे स्कूलों का कारोबार चमक जाए। गरीब अवाम के सामने तालीम के नाम पर स्कूल तो होंगे मगर वो महंगी तालीम से अपने बच्चों को महरूम रखें और हौसला करके महंगी तालीम हासिल करने वालों को सतही तालीम तो दी जाए मगर दीन की अजमत और दुनियावी सियासत की चालबाजियों को समझने वाला शऊर न दिया जाए। हमजा और राजा ने अपने बयानात शाया करवाने के लिए ऐसे मंझे हुए कॉलम नवीस सहाफियों की खिदमात हासिल की जो निहायत मुतासिर करने वाले अंदाज में लिखते थे। सच यूं भी नहीं छुपता और वो तमाम सहाफी छुपाए जाने वाले सच को 7 पर्दों से निकाल कर बाहर ले आए थे। काशिफ अकबर इस बात से खुश था कि हमजा और राजा खुफिया जराए से मुल्की अखबारात को नेकबख्त के खिलाफ सच शाया करने पर मजबूर कर देते हैं और इस तरह नेकबख्त को अवाम की नजरों में गिरा रहे हैं। लेकिन काशिफ अकबर के लिए ये बात मायूस कुन थी कि नेकबख्त के साथ वो भी बदनाम हो रहा था। वो चाहता था कि बयानात के जरिए अपनी सफाई पेश करे। खुफिया हाथ के सेक्रेटरी ने काशिफ अकबर को फोन पर कहा, सर आपसे जरूरी बातें करना चाहते हैं, होल्ड करें। काशिफ अकबर और दुर्दाना बेगम खुश हो गए कि शायद खुफिया हाथ का आशीर्वाद उन्हें मिलने वाला है। चंद सेकंड बाद खुफिया हाथ की आवाज सुनाई दी, हेलो काशिफ, तुम देख रहे हो कि हमजा और राजा ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं और ये पत्थर सिर्फ नेकबख्त को नहीं तुम्हें भी लग रहे हैं। काशिफ अकबर ने कहा, जी हाँ, वो मुझे भी नुकसान पहुंचा रहे हैं लेकिन आपको अफसोस होगा कि मुझसे ज्यादा इस नेकबख्त को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसे आप यहाँ का हुक्मरान बनाना चाहते हैं। खुफिया हाथ ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। हमजा और राजा हमारे खिलाफ भी कीचड़ उछाल रहे हैं। हमारे लिए सियासी शतरंज की बिसात पर वही मोहरा अहम होता है जो सही वक्त पर बिसात के सही खाने पर पहुंचकर मुखालिफ मोहरों को मात दे। काशिफ अकबर बोला, आपकी बात कुछ समझ में आ रही है, आप पूरी तरह वजाहत फरमाएं। खुफिया हाथ ने कहा, तुम और नेकबख्त दोनों ही करप्ट सियासतदानों की हैसियत से बदनाम हो रहे हो और अपने साथ मुझे भी बदनाम कर रहे हो। मुझ पर इल्जाम लग रहा है कि उस सफीर से मैं नाराज था, उसे और एक चपड़ासी जैसे मामूली शख्स को हलाक करके और टीना को अगवा करके तमाम इल्जामात हमजा और राजा पर आयद कर रहा हूँ। इन इल्जामात का कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर रहा हूँ। काशिफ अकबर ने कहा, आपके ख्याल में ठोस सबूत किस तरह पेश किया जा सकता है? खुफिया हाथ ने कहा, अगर नेकबख्त और तुम में से किसी खास कारकुन या अहम ओहदेदार को अगवा किया जाए या हलाक किया जाए तो मुझ पर यह इल्जाम नहीं रहेगा कि मैंने अपने गैर जरूरी अफराद को अगवा और कत्ल करवाया है। इसके बरक्स ये साबित हो जाएगा कि नेकबख्त या तुम्हारी किसी अहम हस्ती को न मैं कत्ल करवाऊंगा और न मेरे चहीते नेकबख्त या काशिफ अकबर कभी ऐसा करेंगे। ऐसी वारदात यकीनन हमजा और राजा करेंगे। काशिफ अकबर ने कहा, यानी मौजूदा हालात में हम दो मोहरों में से जो अपने अजीज या अपनी पार्टी के अहम लीडर की कुर्बानी देगा
आप आइंदा उसे यहाँ का हुक्मरान बनाएंगे। खुफिया हाथ ने कहा, हाँ ये बात मैं नेक बख्त से कह चुका हूँ, लेकिन उसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है। दूर के रिश्तेदारों की अहमियत नहीं होती। उसकी पार्टी के सूबाई लीडर बड़े ताकतवर और सख्त सिक्योरिटी रखने वाले जागीरदार हैं। उनमें से किसी को अगवा करना या कत्ल करवाना मुमकिन नहीं है। बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि ऐसे वक्त नेक बख्त ने मुझे मायूस किया है। अगर तुम मायूस नहीं करोगे और मेरी खातिर किसी अजीज या पार्टी के बहुत अहम लीडर की कुर्बानी दोगे तो इस इलेक्शन के नतीजे में मैं तुम्हें इक्तदार की कुर्सी पर बिठाऊंगा। काशिफ ने कहा, सच क्या आप नेक बख्त से किया हुआ मुआहिदा खत्म कर देंगे? खुफिया हाथ ने कहा, उस मुआहिदे के जरिए हमने उसे अपना पाबंद बनाया था। उसे हुक्मरान बनाने से पहले अपना महकूम बना लिया था। जब मैं तुम्हारी हिमायत करूंगा तो वो मेरे खिलाफ जबान तक नहीं हिलाएगा, क्योंकि इस मुआहिदे की रूह से वो अपनी ही कौम का, अपने ही मुल्क का मुजरिम कहलाएगा। बात समझ में आ गई हो तो बोलो, इक्तदार हासिल करना चाहते हो या अपोजिशन पार्टी के लीडर कहलाना पसंद करोगे? काशिफ अकबर बोला, अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैं इक्तदार हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये सोचने और फैसला करने की मोहलत दें कि मुझे अपनी किस अहम हस्ती को कुर्बान करना चाहिए। खुफिया हाथ ने कहा, तुम्हें सोचने के लिए 2 घंटे दे रहा हूँ, वरना जनूबी एशिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मेरी जो सियासी पॉलिसियां हैं, तुम दोनों से मायूस होकर उन पॉलिसियों में तब्दीलियां कर दूंगा। काशिफ अकबर बोला, ठीक है, मैं 2 घंटे के बाद आपसे राब्ता करूंगा। उधर से फोन बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।